everyone, welcome back to Magnet Reigns. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेबी जो मर्जी बुलाना चाहें उसके बारे में. ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है. रीजन बीइंग इसमें हम रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यस, सेबी क्या है, क्यों आया था एग्जिस्टेंस में, कब आया था एग्जिस्टेंस में, क्या करता है, पर्पसेस क्या थे इसके, वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स हम इसी एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस, उन सब चीजों पे आएंगे. बट बिफोर दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं. भाई समझे भी तो कि सेबी की एग्जिस्टेंस के पीछे राज क्या है. तो वो राज समझने के लिए देखिए, एक इंसान था. ठीक है, एक इंसान था जिसका नाम था रज्जो. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट नाम रखा था इन्होंने, बोला था हम यूनिक है, तुम्हारा नाम भी यूनिक होगा. तो रज्जो करके इन्होंने अपना डिफरेंट सा नाम रखा था. अब रज्जो भाई साहब ने एक कंपनी संदीप लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था. कैसे इन्वेस्ट किया था? शेयर मार्केट के थ्रू किया था, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया था. ठीक है, तो स्टोरी गोज लाइक दिस कि रज्जो भाई साहब एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटीज खरीद के बैठे हैं. कहाँ से खरीदी थी इन्होंने सिक्योरिटीज? स्टॉक एक्सचेंज से खरीदी थी. स्टॉक मतलब सिक्योरिटी मार्केट से खरीदी थी. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया हुआ. अब इन्होंने लगाए हैं क्या? अपने पैसे. कहाँ लगाए हैं? इस कंपनी में लगाए हैं. तो कायदे से इन्हें क्या बनना चाहिए? शेयर होल्डर बनना चाहिए. एजीएम पे इनके पास कॉल आनी चाहिए, डिविडेंड इनको मिलना चाहिए. आई होप ये जो मैं बोल रही हूँ आपके ऊपर से नहीं जा रहा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज 11th क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं. एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, उन्हीं के लिए कंडक्ट कराई जाती है ये मीटिंग. और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है. तो इनको कायदे से ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, सारे प्रिविलेजेस, सारे पर्क्स मिलने चाहिए शेयर होल्डर होने के. लेकिन संदीप लिमिटेड ने क्या किया? संदीप लिमिटेड का ऑनर था संदीप. इसने पैसे तो बड़े मजे मजे में ले लिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रज्जो भाई साहब से, लेकिन जब बात आई इनको पर्क्स देने की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया. इन्होंने बोला नो, आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग. तो रज्जो भाई साहब ने बोला भाई स्टॉक तो मैंने खरीदे, उसका सर्टिफिकेट ही दे दो, डीमैट अकाउंट में मेरे को स्टॉक्स ही दे दो. इन्होंने बोला नहीं, हम वो भी नहीं देंगे तुम्हें. मतलब साफ साफ इनकार कर दिया स्टॉक भी उनके खाते में डालने से. इनको डीमैट, इन्होंने बड़े जोर शोर से डीमैट अकाउंट खुलवाया था कि अरे अब तो स्टॉक आने वाले हैं मेरे डीमैट अकाउंट में, लेकिन वो कभी आए ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये संदीप भाई साहब जो कि इस कंपनी के ऑनर थे, इस कंपनी के प्रमोटर थे, आई शुड से. ऑनर तो फिर ये खुद भी बन गए ना, प्रमोटर थे, करता धरता थे. इनने वो मौका आने ही नहीं दिया. इन्होंने कुछ दिया ही नहीं इस इंसान को, या दिया तो बिल्कुल रुला रुला के दिया 10-15 सालों में. दोबारा से स्टोरी सुनना. रज्जो भाई साहब हैं जिन्होंने बहुत शौक में आके डीमैट अकाउंट खुलवाए. ये वो इंग्लिश वाला शौक नहीं है, हिंदी वाला शौक है. ठीक है, तो शौक में आके संदीप लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर दी, सिक्योरिटीज में खूब सारा पैसा इनके अकाउंट में डाल दिया. बदले में इनको क्या मिलना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था सिक्योरिटी, स्टॉक, जो मर्जी बोल सकते हैं. लेकिन वो तो इनको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जो इस कंपनी के प्रमोटर थे संदीप भाई साहब, उन्होंने बोला नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा. अब बेचारे रज्जो भाई साहब अच्छे खासे हंसते कूदते कैसे हो गए? निराश हो गए. अब इनका चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था वो कैसा हो गया? निराशा में बदल गया.
ऐसा होना चाहिए ना निराश, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो वो ऐसे हो गए कि भाई मेरे को तो सिक्योरिटीज़ ही नहीं मिली, मेरे को तो स्टॉक ही नहीं मिला, देख लो यार मेरे हाथ से तो पैसे भी चले गए हैं, अब ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए। अब ऐसे सिनेरियो में पहले के ज़माने में रज्जू भाई साहब जैसे और जो बाकी लोग होते थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट अपनी मर्जी से चलता था। स्टॉक मार्केट का मन होता था तो वो करते थे कंपनीज को इनलिस्ट, और कंपनीज का मन होता था तो वो देते थे सिक्योरिटीज। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी इन लोगों के ऊपर जो इनके ऊपर नजर रख सके, जो रज्जो जैसे लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। आप मानिए आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर कुछ भी रैंडम रूल्स बना रहे हैं, जब जिसका मन करता है उसको पीट डालते हैं, जब जिसका मन करता है उसको क्लास से खींच के कान से और दे थप्पड़ चाटे मारते रहते हैं अपने मन से। और आपके स्कूल में ग्रीवियंसेस सबमिट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्या होगा आपका हाल? सोच के देखिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं रज्जो जैसे जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके कंसर्न्स को कोई एड्रेस करने के लिए बैठा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं चल रहा कि हम अपनी कंप्लेंट लेके कहाँ जाएं। अब सोचिए रज्जो भाई साहब अपना रोना लेके कहाँ जाते? कंपनी के पास जाते तो वो साफ मुकर गए थे कि भाई हम तो कुछ नहीं देने वाले हैं तुम्हें, और स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते तो वो बोलते भाई साहब हमारा तो इतना काम है कि हम कंपनी को लिस्ट कर देते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी चेक करना आपकी सरदर्दी है, हमारा कोई केस नहीं है इसमें। अब ऐसे में बेचारे निराश पर बैठे हुए हैं और अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और देखा तो गिनती मतलब बिल्कुल ऐसे इन्फिनाइट तक है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज में गलत हो गया था। अब जब बहुत सारे लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो फिर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा जाग जाती है। वो कुंभकर्ण है, 6 महीने सोती है, 6 महीने जागती है, तो बस वो 6 महीने वाला ड्यूरेशन आ गया था उनका जागने का, तो वो जागे। उन्होंने देखा कि यार ये तो इन्वेस्टर्स के साथ गलत हो रहा है। अब रज्जो ने अपनी स्टोरी सुनाई 100 लोगों को, उन 100 लोगों ने जाना छोड़ दिया स्टॉक एक्सचेंज में। अब उन 100 लोगों ने आगे 1000 लोगों को स्टोरी सुनाई, उन 1000 लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज जाना छोड़ दिया। रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज पे किसी की रिलायबिलिटी नहीं बनी, कोई रिलाई नहीं कर रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहां पे ट्रांजैक्शन बंद हो गए। आप मुझे बताइए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, वहां पे आपके खाने में निकल जाता है कॉकरोच, और आप उसकी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या कर देते हैं? वायरल कर देते हैं। आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे जो भी लोग पहले प्लान करते थे उस रेस्टोरेंट में खाने का, क्या अब वो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा? रेस्टोरेंट वालों की सेल डिक्लाइन हो जाएगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। रज्जू भाई साहब रोते रोते अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुना रहे थे, और पूरी दुनिया ने क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज आना बंद कर दिया कि भाई यार यहाँ पे तो कंप्लेंट के भी कोई सिनेरियो नहीं है, कहाँ कैसे क्या करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला बच्चे रुको, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं। और वो सॉल्यूशन क्या था? वो सॉल्यूशन था सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का लोगो है, ठीक है। तो सेबी ने क्या किया? सेबी ने रज्जो जैसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न लेना शुरू कर दिया, इन सब की कंप्लेंट्स लेना शुरू कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखना शुरू कर दिया। कंपनीज गलती करती थी तो उनको डांट लगाना शुरू कर दिया, कंपनीज और ज्यादा गलती करती थी तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से आज की डेट में सेबी इतना स्ट्रांग और इतना इन्फ्लुएंसिंग बन गया है कि स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादातर कुछ गलत नहीं हो सकता। मतलब सेबी वैसे तो इंश्योर करता है कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन कोई ओवर स्मार्ट इंसान निकल जाता है जो कहीं ना कहीं से कुछ लूप होल ढूंढ के कोई ना कोई गलत वो कर देता है, जुर्म कर देता है, तो बस वही इनकी नज़र से छूट जाता है, बाकी सब इनकी नज़र में आ जाते हैं। सो सेबी क्या है? सेबी इज बेसिकली, ये लिखा हुआ है, इज अ वॉच डॉग,
ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जब भी सेबी की इंट्रोडक्शन दोगे तो इसी वे से देना कि सेबी एक वॉच डॉग का काम करता है। चलिए इस पॉइंट पे बाद में आएंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि कब आया एग्जिस्टेंस में। Securities Exchange Board of India (SEBI) was set up in 1988 to regulate the functions of securities market. 1988 से पहले रज्जो जैसे जितने भी लोग होते थे जो परेशान रहते थे, उन लोगों की परेशानी दूर करने के लिए 1988 में सेबी को एग्जिस्टेंस में ला दिया गया। किसने लाया? गवर्नमेंट ने लाया। SEBI promotes orderly and healthy development in the stock market, but initially SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transaction. देखिए, जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है ना, सब लोग उसे उतने अच्छे वे में, फ्लेक्सिबल वे में नहीं लेते हैं। बहुत लोग रेसिस्टेंस शो करते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं उसे दबाने की। जब सेबी इनिशियली आया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, तब वो ना खुद इतना पावरफुल था, ना ही अपनी पावर्स को दूसरों के ऊपर एनफोर्स कर पाया था ढंग से। सो इनिशियली सेबी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। गवर्नमेंट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत कम लिमिटेड पावर्स के साथ उसको बनाया था, ताकि एकदम से कोई ऐसी बॉडी ना आ जाए जो अपना तानाशाही वाला चीज़ खेलने लग जाए। सो इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशियली बहुत कम पावर्स दी थी सेबी को। इनिशियली उसने बहुत कम पावर्स एनफोर्स करी थी सिक्योरिटीज मार्केट पे, लेकिन आहिस्ता 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 जब गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेबी, तो उसको उतनी पावर्स देना शुरू कर दिया। और जब इतनी पावर्स मिल गई, तो आज का डेट है जब सेबी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हर एक स्टॉक एक्सचेंज सेबी से डरता है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है और उसके पीनल प्रोविजंस की रिस्पेक्ट करता है। सो ये बोलते हैं सेबी जब इनिशियली आया था, दो वो ऑर्डरली और हेल्दी डेवलपमेंट के लिए आया था, बट पहले उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी या उतनी ज़्यादा उसकी सुनते नहीं थे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। A was left as a watchdog to observe the activities but was found ineffective in regulating and controlling them. See, जब मैंने इनिशियली बोला कि it served as a watchdog, उसके अलावा इसको रेगुलेट भी करना था, कंट्रोल भी करना था। बट जब इनिशियली आया तो ये सिर्फ और सिर्फ वॉचडॉग बन के रह गया, बस देखता रहता था आराम से। वो होता ना, वो एक कुत्ता जो घर के बाहर बैठा होता है और वो टुकुर टुकुर देखता रहता है घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बात करना अभी स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वो खुद नया है। आप बताइए, आप किसी पेट एनिमल को लाते हैं अपने घर पे, थोड़े टाइम रखते हैं तभी तो वो इतना कंफर्टेबल होता है कि आपके पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के बताता है, भौंक भौंक के बताता है। इनिशियली वो क्या करता है, कहीं कोने में पड़ा रहता है सहमा सा कि भाई क्यों लेके आए, ये मुझे क्या करने वाले हैं, खा मतलब पका के खा तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती है, तो वो खुद सहमा रहता है, तो वो एक कोने में पड़ा रहता है। लेकिन आहिस्ता 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 वो अपने आप को शेर समझने लगता है और हर एक पड़ोसी को उसका इफेक्ट भी दिखाता है। बस सेबी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इनिशियली ये सिर्फ वॉचडॉग बन के रह गया था, आहिस्ता 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 इसने कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग अपने हाथ में ली है। फिर ये बोलते हैं, एज अ रिजल्ट इन मे 1992 सेबी वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस। 1992 में, 1988 के बाद 1992 में इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। इनिशियली पावरफुल नहीं था, सिर्फ वॉचडॉग का काम करता था, लेकिन 1992 में इसको लीगल रिकॉग्निशन मिल गई गवर्नमेंट के द्वारा। SEBI is a body corporate having a separate legal existence and perpetual succession. I hope ये लाइन आपको पूरी समझ में आई हो, क्योंकि 11th क्लास में मैंने इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं सबका मतलब आपको बताया था। ब्रीफ में बताऊं तो ये बोलते हैं, वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब लॉ के सामने एक लीगल एग्जिस्टेंस रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब अपने ऑनर से डिफरेंट कंसिडर किया जाता है और किसी के आने जाने से ये बंद नहीं होता। अगर इसके मेंबर्स मर जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है इसको खत्म कर दिया जाएगा, नहीं, ये चलता रहेगा। इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये चलता 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 जाएगा, कोई आए कोई जाए, कोई मरे कोई जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अगेन, अगर मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं
तो सेबी पहले आया कब? 1988 में। कुछ सालों तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करने का ही काम किया इसने, कंपनीज को ऑब्जर्व करने का ही काम किया, स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करने का ही काम किया, उतना पावरफुल नहीं था। 1992 में गवर्नमेंट ने इसका काम देखा और बोला नहीं यार, इसको थोड़ा और पावरफुल बनाना चाहिए, तो इसको क्या दे दिया? लीगल स्टेटस दे दिया। इसको एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है और लीगल एग्जिस्टेंस भी है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है। तो इस तरह से ही पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। सो सेबी की इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होती है। अगर क्वेश्चन आए सेबी क्या है, एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करना, उससे पहले छोटू सी एक डेफिनेशन लिख देना। देन रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, मतलब सेबी को लाने का मेन कारण क्या था, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। रीजंस में ये बोलते हैं विद द ग्रोथ इन डीलिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन द स्टॉक मार्केट। ये बोलते हैं जैसे जैसे स्टॉक मार्केट का क्रेज बढ़ा ना लोगों में कि यार इतना कमा लिया उसने, चल मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, ये चीज़ जब बढ़ने लगी तो स्टॉक मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस मतलब गलत प्रैक्टिसेस भी बढ़ने लग गई। मतलब वहाँ पे लोगों ने धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट आ गई और भी पता नहीं कितने कितने चाल चलन करने लग गई कंपनीज। क्या करने के लिए? इन्वेस्टर्स को लूटने के लिए। तो वहाँ पे सेबी की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड फील हुई। ये बोलते हैं सच एज प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। मतलब इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्ट कर दी हैं जो जो गलत गलत प्रैक्टिसेस का हिस्सा थी। प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रीमियम पे बेचना, शेयर्स टाइमली डिलीवर नहीं करना और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन को हवा में उड़ा देना। ये सारी मैल प्रैक्टिसेस देखने के बाद लगा कि नहीं यार, अब तो किसी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सके। अच्छा, वंस आई सेड इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हाट इज दैट? अगर आपको नहीं पता है इनसाइडर ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो के जस्ट बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग ही पढ़ाने वाली हूँ। सो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये आना ही चाहिए। ओके, सो दे से due to these malpractices, the customers started losing confidence and faith in the stock exchange. मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया था ना, रज्जू भाई साहब के साथ जो हुआ, उन्होंने बात जाके 100 लोगों को बताया, 100 लोगों से 1000 लोगों तक बात पहुंची, उनसे 10,000 लोगों तक बात पहुंची और लोगों का विश्वास स्टॉक एक्सचेंज पे खत्म होता गया। लोगों का विश्वास स्टॉक एक्सचेंज से हटने लग गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिक्वायरमेंट थी एक रेगुलेटरी बॉडी की जो उस विश्वास को वापस से ला सके, क्योंकि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करानी है, पूरी कंट्री में सर्कुलेशन बना रहना चाहिए और प्रोडक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब उनके पास पैसे होंगे। उनके पास पैसे कैसे आएंगे? कैपिटल इकट्ठा करके। कैपिटल कहाँ से आएगा? लोगों से मांग के आएगा, जब हम उनको शेयर्स देंगे और वो हमें पैसे देंगे। तो पूरी सर्कुलेशन बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसी से ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उसी टाइम पे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओ भाई ऐसा कभी मत करना, आई को कभी छोटा मत लिखना। इंडिया हमारे नेशन का नाम है। लोग अपने अपने नेशन के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे आर्मीमेंट्स अपने नेशन के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं बॉर्डर्स पे। तो ऐसे कंट्री का नाम का इनिशियल कभी भी छोटा मत लिखना। अक्सर बच्चों को मैंने देखा ऐसी मिस्टेक करते हुए, मत करना। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो आपकी एनिमी कंट्री क्यों ना हो, नाम हमेशा तमीज से लिखना चाहिए हर एक कंट्री का। So the government of India decided to set up agency or regulatory body known as Securities Exchange Board of India. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक एजेंसी बनाने का, एक रेगुलेटरी बनाने का, जो कि क्या थी? सेबी थी। ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि जैसे जैसे लोगों का क्रेज बढ़ा स्टॉक मार्केट को लेके, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट की मैल प्रैक्टिसेस बढ़ी, कंपनीज की मैल प्रैक्टिसेस बढ़ी।
वहाँ पे कुछ मैल प्रैक्टिसेस का नाम लिखा हुआ है, और इसी चीज़ को कब करने के लिए, लोगों का विश्वास दोबारा से जीतने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया एक रेगुलेटरी बॉडी, और वो रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है, उस रेगुलेटरी बॉडी का नाम है सेबी, ठीक है। देन ये बोल रहे हैं पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आप पढ़ेंगे 3 पार्टीज के बारे में और सेबी का रोल इन तीनों को इंडिविजुअली लेके क्या क्या है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सो इट सेज SEBI was set up with the main purpose of keeping a check on the malpractices and protect the interest of investors। 2 चीज़ें लिख दी इन्होंने कि मैल प्रैक्टिसेस पे नज़र रख सके ताकि उसे काबू कर सके, एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगने वाला है उनके इंटरेस्ट को सेव कर सके। It was set up to meet the need of 3 groups। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे 3 वो ग्रुप्स जिनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सेबी एग्जिस्टेंस में आया था। अच्छा, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि सेबी कस्टमर्स की या फिर इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए उनके इंटरेस्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इंडिविजुअली सेबी सिर्फ यही नहीं करता, ये तो करता ही है, ये तो उसका मेन ही काम है, लेकिन इसके अलावा 2 और ग्रुप्स की मदद करता है। वो ग्रुप्स कौन से हैं, यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। सो अल्टीमेटली 3 ग्रुप्स की मदद होती है सेबी होने के कारण से। पहला ग्रुप है इशुअर्स, मतलब वो कंपनीज जो कि क्या कर रही हैं, अपने स्टॉक को इशू कर रही हैं, अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रही हैं। सेकेंड मदद करता है वो इन्वेस्टर्स की, मतलब वो लोग जो कि पैसा लगा रहे हैं, वो लोग जो कि कंपनीज को पैसा दे रहे हैं। और तीसरा इंटरमीडिएटरीज की, मतलब इन्वेस्टर्स और इशुअर्स दोनों के बीच में आने वाले उस इंसान की जो कि इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है। तो तीनों आई हैं, तो यू कैन से 3 आईज, ठीक है। ओके, सो दे से issuer में फर्स्ट, फॉर issuers it provides a marketplace in which they can raise finance fairly and easily। ये बोलते हैं देखो सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने नो डाउट फायदा दिया था किसी भी कंपनी को जो अपने स्टॉक को इशू करना चाहती थी, लेकिन सेबी के आ जाने से अब ये श्योरिटी हो गई है कि स्टॉक एक्सचेंज कभी भी बायस्ड नहीं रहेगा कि बड़ी कंपनी है तो उनके स्टॉक फटाफट बिकवा दे, छोटी कंपनी है तो उनको लटकना पड़े, बड़ी कंपनी का प्रमोशन कर दे, छोटी कंपनी है तो उसे साइड में पड़ा रहने दे। तो हर तरह की इशूअर, हर तरह की कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि सेबी सबके साथ न्यूट्रल रहने वाला है, सबको इक्वल और फेयरली चांस देगा अपनी परफॉर्मेंस देने का या फिर अपनी तरफ से शेयर्स इशू करने का, ठीक है। सो इशूअर के लिए इस तरह का फायदा प्रोवाइड किया जाएगा। देन है इन्वेस्टर्स। फॉर इन्वेस्टर्स it provides protection and supply of accurate and correct information। सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही जगह प्रोवाइड करने के में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है सेबी। देखिए ऐसे कैसे बोल रही हूँ मैंने क्या बोला, सही इंफॉर्मेशन सही जगह सही टाइम पे देने की कोशिश करवाता है सेबी। सेबी ने बनाए हैं कुछ गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम करते हैं किन के लिए, ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए बल्कि उन कंपनीज के लिए जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपने सामान को बेच रहे हैं, अपने स्टॉक को बेच रहे हैं। मान लीजिए मैंने आज एक कंपनी खोली है जिसको मैं लिस्ट कराना चाहती हूँ, जिसके शेयर्स को मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचना चाहती हूँ, देन इन दैट सिनेरियो मुझे सेबी की जो भी गाइडलाइंस होंगी, सेबी द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनको फॉलो किए बिना मेरा काम नहीं चलेगा। सो दे से इन्वेस्टर्स, फॉर इन्वेस्टर्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। एंड देन थर्ड है इंटरमीडिएटरीज। ये क्या बोलते हैं, फॉर इंटरमीडिएटरीज इट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। इन इंटरमीडिएटरीज के लिए
एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट जहां पे हेल्दी कंपटीशन चलता है, एक दूसरे से compete करने के चक्कर में लोग गलत चीज़ों पे नहीं आते, ऐसा एक सिनेरियो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है किसने? सेबी ने। तो सेबी ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं, मतलब एक चीज से, एक रेगुलेशन से 3 लोगों का भला किया है। किसका किसका? इन्वेस्टर का, हमारे इंटरमीडिएटरीज का और इशुअर्स का। तो तीनों आइज का भला कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। तो इसका पर्पस और रोल यही है इन सबकी लाइफ में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं सेबी के। अभी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है सेबी का इंट्रोडक्शन, रीजन सेबी एग्जिस्टेंस में क्यों आया था। हमने पढ़ा सेबी है क्या, कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आया था, इनिशियली कैसे काम करता था, फिर कैसे काम करने लगा, एंड उसके बाद इशुअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडिएटरीज की लाइफ में सेबी क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में बात की। अब फाइनली पढ़ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, मतलब सेबी क्या क्या काम करता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मत छोड़िएगा, इसको पूरा देखिएगा। ये बोलते हैं द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। मैंने बताया ना, सबसे पहला और सबसे मेजर काम तो सेबी का यही होता है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सेबी के बारे में जब बोला भी जाता है ना, उसकी डेफिनेशन के बारे में भी जब बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि भैया सेबी इज इक्वल टू जो लोगों की मदद करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया गया है, जो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। वो लोग कौन से हैं? वो लोग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। Then they say, and to promote the development of stock exchange and to regulate the activities of stock market. The objectives of SEBI are to regulate the activities of stock market. आज तक स्टॉक मार्केट भगवान भरोसे चलता था, लेकिन अब सेबी ने कुछ रूल्स बना दिए हैं। सेबी ने बोला है यहाँ पे काम करना है, इस तरह से काम करना पड़ेगा, ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसने स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम किया है। देन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट की। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाने की, उन सब के राइट्स के बारे में सोचता है और उन सबको प्रोटेक्शन ग्रांट करवाता है। To prevent fraudulent and malpractices by having balance between self-regulation of business and its statutory regulations. Now, what is the statutory regulations? जब पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक्ट पास होता है, कोई लॉ पास होता है एक्ट के रूप में, तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। दोबारा से सुनिएगा, कभी भी पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूट। स्टैट्यूट को बोलने का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट इज बेसिकली हमारा लॉ। लॉ में अगर हम किसी बॉडी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, किसी बॉडी का फॉर्मेशन कराते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और उसमें जो ऑब्लिगेशंस लिखी रहते हैं, जो रेगुलेशंस लिखी रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। तो फ्रॉडलेंट जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, मैल प्रैक्टिसेस जितनी भी होती हैं, उनको प्रिवेंट करने का काम कराता है सेबी। एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। ये बोलते हैं कि भैया हमने स्टॉक एक्सचेंज को सुधार दिया, हमने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी अच्छे से देख लिया, हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लगा दिया, सारे गाइडलाइंस को भी अप्लाई कर दिया। अब बचा कौन? इंटरमीडिएटरी, जो अक्सर कंपटीशन करने के चक्कर में अनहेल्दी कंपटीशन कर जाता है।
तो उनके लिए भी इन्होंने अलग से कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी पड़ती है इफ़ यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और इनटू दैट बिजनेस, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहेगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा है बुरा है, डूज एंड डोंट्स बेसिकली वो सब स्टेटेड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। तो इंटरमीडिएटरीज के लिए क्या बना दिया, कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, और वही वो फॉलो करे, ये इंश्योर करने का काम करता है सेबी। सो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडुलेंट और मैल प्रैक्टिसेस को खत्म करना, एंड कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करके ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स और जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनका रेगुलेशन और डेवलपमेंट कराना। सो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं हमारे सेबी के, एंड यहाँ ये टॉपिक भी खत्म होता है। यस, सेबी का टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन इसके फंक्शंस अभी भी बचे हुए हैं और फंक्शंस बहुत लेंदी है। ट्रस्ट में बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है उस पर, और वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगी, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना फंक्शन समझे हुए हम सेबी को नहीं समझ पाएंगे। प्लस जब ऐसे सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो केस स्टडीज़ भी वहीं से ही आती हैं, तो मार्केट लाइक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पूरे हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में। जस्ट नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो वो देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है सेबी के फंक्शंस, रोल, पर्पस, रीजंस में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए उस लिंक को रेफर कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। 11th-12th के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे बनी हुई हैं अलग से प्लेलिस्ट, जिनको आप रेफर करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ना सिर्फ 11th-12th बल्कि आई शुड से 4th to 12th जितने भी सब्जेक्ट हैं